हाय एवरीवन। आप सभी का ज्ञान आरती चैनल पर स्वागत है। आज हम होम रूल लीग के बारे में समझेंगे कि इसमें किस तरीके की चीजें थी और इसमें तरीके से जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव अपना डाला। तो सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन को समझें आप, तो उससे पहले दो चीजें करना जरूरी है। पहला, ये है क्या? होम रूल लीग बेसिकली क्या है कि एक स्वशासन की मांग है। इसमें अगर हम कहें कि जो शासन होगा वो आंतरिक मामलों में हमारे जिन पे शासन किया जाना उनके द्वारा संचालित किया जाएगा, और जो बाह्य मामले होंगे वो कुछ हद तक अन्य जो है उसके पास रहेंगे। जैसे हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, तो उसमें क्या था कि ब्रिटिश सत्ता अभी क्या था कि हमारे बाह्य मामले और आंतरिक मामले दोनों में जो है प्रभाव। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन के प्रभाव में ये मांग उठी कि नहीं, हमारे आंतरिक मामलों में हमें एटलीस्ट शासन करना। तो ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तो ये शुरू हुआ आयरलैंड। सबसे पहले आयरलैंड के वासियों ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के अधीन रहते हुए अपने स्वशासन की मांग की। ये क्या है? होम रूल लीग आंदोलन, तो स्वशासन की मांग। अब इसके बाद उद्भव के कारण और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले परिस्थितियों को भी यहाँ पे हम जोड़ के चलेंगे। परिस्थितियां क्या है? क्योंकि ये 1916 का साल है जब ये होम रूल लीग आंदोलन आरंभ हो रहा है, तो वैश्विक परिदृश्य में आप पहले समझ लो कि चल रहा है विश्व युद्ध। ठीक है। और बहुत सारे क्षेत्रीय जो औपनिवेशिक शासन के अधीन जो क्षेत्र थे, वो जो है कहीं ना कहीं इसमें अपनी मांगों को बढ़ा रहे थे। इसी तरीके से आयरलैंड में विश्व युद्ध चल रहा है, तो वहां पे दो गुट बने हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति बनी हुई है। घरेलू मामलों में अगर हम देखें तो एक 1909 के अधिनियम से कोई सफलता नहीं मिली, से कोई जो है उस स्वशासन की बात करें तो वो चीज नहीं मिला था। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी कुछ शिथिल थी। कांग्रेस का आंदोलन जो है कुछ हद तक शिथिल हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन के बाद से उस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला कांग्रेस के द्वारा, जो लंबे समय तक, जिसकी वजह से कांग्रेस शिथिल हो गई। और अन्य लोगों ने, यानी कि लोगों ने, जो नेता थे, उन्होंने जो है क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जो थे उन्होंने नए प्रयास करने शुरू किए। उद्देश्य क्या आएंगे तो नेताओं को एक बार हम बता देते हैं, फिर उसके बाद आएंगे। इसमें पहला नाम आप लेते हो एनी बेसेंट। ठीक है। दूसरा नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य इसका पहला तो स्वशासन की मांग तो डेफिनेटली रहेगी। इसमें स्वशासन की मांग के अधीन क्या था? राजनीतिक, सामाजिक सुधार। ठीक है। तो ये सुधार कैसे होगा? जब आप सुधार की मांग कैसे कर सकते हो? तो राष्ट्रीय शिक्षा, ध्यान रखना, तो राष्ट्रीय शिक्षा में भी सुधार की बात ही है। तीसरा, धार्मिक मामलों में ये आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बात एकदम नहीं करेगा। कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की मांग। ये कुछ इसके उद्देश्य थे। स्वशासन के साथ साथ ये उद्देश्य भी इसमें इंक्लूडेड है। स्वशासन के अधीन यही चीजें आ जाएंगी, तो आपको यहाँ पे इसको जोड़ के रखना होगा। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक साथ मिलकर के आंदोलन नहीं शुरू किया। इन दोनों का होम रूल आंदोलन जो है वो अलग अलग। ठीक है। इन्होंने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया। इन्होंने लगभग अप्रैल 1916 में स्टार्ट। तो अगर भारत में पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसका पहला है, तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले स्थापित किया था। ढांचा की बात कर लो या इनके सहयोगियों की भी बात थोड़ा सा आपको जान के रखनी होगी। तो पहले ढांचे पे आ जाते हैं। ढांचे में आप इसको समझो कि कुछ इस तरीके का था कि एनी बेसेंट ने जो है ना ढांचा ढीला रखा था, यानी संगठनात्मक ढांचा ढीला था। वहीं
ये ढांचे, इनका ढांचा जो है संस्थागत कैडर बेस एक तरीके से इन्होंने ढांचा बनाया था। तो तिलक का जो होम रूल लीग है वो आंदोलन, वो क्या है, वो ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा अगर कहें तो संयमित दिखता है। अब इनके क्षेत्र विस्तार पे भी हम जाएंगे। तो क्षेत्र विस्तार की बात कर लें तो तिलक का जो क्षेत्र विस्तार था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत व बरार में, ठीक है। वहीं एनी बेसेंट ने जो क्या किया था, बम्बई, ठीक है, प्लस शेष भारत में इनके लीग का प्रभाव था। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि आपको अप्रोच समझना। ये जो फैक्ट्स हैं मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। अब यहाँ पे इनके सहयोगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोगियों के नाम आपको जोड़ के रखें, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि जैसे एनी पेशेंट के सहयोगी में अरुण का नाम आता है, महत्वपूर्ण सहयोगी है। तिलक के सहयोगी में बपिस्टा, बैप्टिस्टा और केलकर, ये महत्वपूर्ण है। इन आंदोलन की चीजों में जब आप समझ रहे हो तो एनी बेसेंट ने थोड़ा सा लचीला ढांचा रखा अपना, तिलक ने जो है उसको जो संस्थागत रखा। उसी तरीके से इनकी पद्धतियों की अगर हम बात करें यहाँ पे, इनकी पद्धतियों की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि ये क्या कर रहे थे उस आंदोलन के दौरान। माध्यम क्या था इनका, मुख्य माध्यम जो था इन्होंने यूज किया, एक पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार करना, ठीक है। दूसरी तरफ जो है संगठन में, संगठन के माध्यम से सामाजिक कार्यों में, ठीक है, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक सहयोग में लगना। साथ ही साथ जो है अगर कहा जाए सभा आयोजित करना, संगोष्ठी आयोजित करना, वाद विवाद, ये इनकी कुछ पद्धतियां रही हैं। देखो इस आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण चीजों में से आप ये समझिएगा, तिलक इस आंदोलन को लेकर के यहाँ तक बढ़ गए कि जो अगर कहा जाए तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात उन्होंने की, जो शिक्षा की हमने यहाँ पे बात की थी। तो इस तरीके की चीजों पे कहीं ना कहीं दिखता है, प्रभाव दिखता है। अब इस आंदोलन की उपलब्धियों को अगर आप देखोगे तो उपलब्धियों में इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, ठीक है, और कुछ इसकी कमियां भी हैं। कमियों को समझना है तो बहुत, जितनी तेजी से उभरा उतनी तेजी से कमजोर भी हुआ। पहले कमियां हम समझ लेते हैं। कमियां क्या थी? तीव्र पतन, कारण तिलक, जिन्होंने प्रभाव ज्यादा डाला, तिलक, तिलक अचानक से जो है इस परिदृश्य से गायब हो, ठीक है। तिलक जो है अपने लिए जो केस लड़ने के चले जाएंगे इन सारी चीजों में, तो इससे कमजोर पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ है ढांचागत तरीके से अगर कहा जाए तो अभी ये इतना मजबूत नहीं हो पाया था। तो प्रभाव तो डाल रहा है लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना होना चाहिए था। जैसा आयरलैंड में प्रभाव पड़ा था इस आंदोलन को, वैसा नहीं था। उसी तरीके से लाभ अगर देखोगे आप तो सबसे पहला कि राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा दी इसमें, नई पीढ़ी को जागरूक कर रहा है, ठीक है। अब इसमें नई पीढ़ी में कौन, जैसे नेहरू है, ये लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, इस आंदोलन से उनका जुड़ाव है। वो जो है एक तरीके से यहाँ पे नई पीढ़ी एक तरीके से तैयार हो रही है, भावी नेताओं जो थे उनकी नर्सरी तैयार हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन में जागरूकता फैला दी थी, राजनैतिक जागरूकता,
राजनीतिक जागरूकता इसने फैला दी, और इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चल करके जब गांधीवादी युग शुरू होगा, ठीक है, तो उस पे इसका प्रभाव भी। यही नहीं, आपको असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन जो था उसमें इसी की लीग जो समितियां थी, असहयोग आंदोलन में उनका उपयोग किया गया, जिनका नाम उस टाइम पे बदल करके स्वराज सभा कर दिया गया। अब इस ढांचे ने इसको महत्वपूर्ण तौर पे क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और बहुत तेजी से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित कर दिया। गांधी जी की इस असहयोग आंदोलन की सफलता के पीछे इस होम रूल लीग आंदोलन की भी एक भूमिका रही है। उसी तरह से देखो, स्वराज अगर कहें तो स्वशासन से जुड़े होम रूल लीग के नेता जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए 1916 में, ठीक है। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उनपे इस आंदोलन पे इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप देखो, अगर होम रूल लीग के नेताओं के द्वारा ही, एनी बेसेंट और बाकी लोगों के द्वारा ही धर्म दल और धर्मपंथियों के बीच में जो सहयोग सामंजस्य स्थापित किया गया, वैसे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के समझौते के पीछे भी एक रीजन ये रहे हैं कि इन्होंने कराया। और यही नहीं, आप अगर गौर करोगे तो इनका ही प्रभाव है कि 1917 में एनी बेसेंट को जो है कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनेंगे एनी बेसेंट। तो ये कहीं ना कहीं होम रूल लीग आंदोलन का भी प्रभाव है, उनकी प्रसिद्धि है वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको जोड़ के रखनी होंगी जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। अब इस पे प्रश्नों की बात करें अगर हम, तो प्रश्नों में इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है तथ्यात्मक अभी तक आए हैं। फिर मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर रखें, तब जाकर के चीजें आपको अच्छे से समझ में आए।